हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। सफलता तब तक नहीं मिलती है जब तक कि सफलता के लिए तड़प ना हो। तो आपकी तड़प को और बढ़ाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो संविधान संशोधन से संबंधित देखा है तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और उस वीडियो में मैंने 42वें संविधान संशोधन तक जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो महत्वपूर्ण संशोधन थे, वो बताने का काम किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 42वें संविधान संशोधन से आगे बढ़ते हुए आखिरी संशोधन जो कि 105वां संशोधन है वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचेंगे मतलब इसका ये नहीं हुआ कि हम लोग लाइन से सारे संशोधन को करने जा रहे हैं, बल्कि जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इस दौरान किए गए हैं वो तो हम लोग करेंगे ही ऑप्शन के थ्रू, जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। और साथ ही संविधान में संशोधन से संबंधित जो अन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उससे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम आपके सामने अगले 25 क्वेश्चन के माध्यम से लाने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन से अलग हट करके भारत के संविधान से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण बात जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, उस चीज़ को भी हम आपको बताने का काम करेंगे। तो बेहतर यह होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। उम्मीद हम करते हैं कि पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर उसको आपने देखा है तो इस वीडियो को देखने पर आपको और फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि कुछ बातें निश्चित तौर पे पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं, जिसको कि इस वीडियो में हम कैरी करेंगे। तो आपके लिए ये आवश्यक है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो। और अगर देख रखे हैं तो फिर अगले 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन के माध्यम से इसको 75 और 80 करने के लिए आप तैयार हो जाएं। अपने साथ पेन कॉपी हर बार की तरह अवश्य रख लें। वीडियो को न सिर्फ पूरा देखें बल्कि इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। उम्मीद है आप लोगों ने पेन कॉपी अपने साथ रख लिया होगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। मतलब 1976 के पहले यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद उनके लिए यह बाध्यता हो गई कि वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा भेजे गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर संसद दोबारा उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस बार राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन से ही इसका उत्तर मिल गया है आपको कि इसका सही उत्तर है ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया गया? मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया गया। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संघ का 23वां राज्य कौन सा है, तो संशोधन से अलग हट करके क्वेश्चन का एक एंगल ये भी बन जाता है। खैर, अब इस क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए को देखिए, 55वां संविधान संशोधन, ये 1986 में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। तो 55वां संशोधन से अरुणाचल प्रदेश। 56th अमेंडमेंट 1987 में हुआ और गोवा जो था वो भारत का 25वां राज्य बना था। और इस सवाल का सही जवाब है सी, 53rd अमेंडमेंट जो कि 1986 में हुआ है, और 58th अमेंडमेंट जो कि 1987 में हुआ है। इसका महत्व ये है कि ये संविधान के हिंदी संस्करण को मान्यता देता है।
मतलब कि संविधान या न्यायपालिका का कोई निर्णय अगर लिखा जा रहा है तो उसका हिंदी संस्करण को भी मान्यता देने का काम करता है ये 58वां संशोधन। तो आंसर भी आपको मिल गया और बाकी की जानकारी भी आपको मैंने प्रदान किया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? अब इसका सबसे पहले हम लोग आंसर देखेंगे। तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, 61वां संविधान संशोधन। ये 1989 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और इस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, जो आज भी लागू है। तो मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये तारकुंडे समिति की सिफारिश पर हुआ था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से और इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 को अमेंड किया गया था, उसको संशोधित किया गया था। अब हम लोग बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो उत्तर इसका डी है, ऑप्शन ए 70वां संशोधन। ये 1992 में हुआ था, 1992 में। और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी को, जिसको कि आज हम लोग पुद्दुचेरी कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2006 से ये पुद्दुचेरी कहलाने लगा है, इन दोनों मतलब कि दिल्ली और पुद्दुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का, भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके पहले उनको ये अधिकार नहीं था क्योंकि 69th अमेंडमेंट के द्वारा ही वहां पर विधानसभा का गठन हुआ था। खैर 88th अमेंडमेंट ये 2003 में किया गया था और इसके द्वारा सर्विस टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। 88th अमेंडमेंट के द्वारा सेवा कर का प्रावधान किया गया। 73rd अमेंडमेंट बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये पंचायती राज से संबंधित है और मेरा पिछला वीडियो, इसके पहले मैंने पंचायती राज पर पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है, तो आपने उसको जरूर देखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 4, 69th संशोधन 1991 के द्वारा फिर डैश है, मतलब कि 69वें संशोधन 1991 के द्वारा क्या कुछ किया गया। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह है कि दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। 69th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था और साथ ही दिल्ली में 70 सदस्यों वाली विधानसभा की स्थापना भी की गई थी, जो पिछले सवाल का जवाब देते हुए हम बताए भी थे आपको। तो इसका सही उत्तर है बी। अब बाकी को देखें। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्ष किया गया था। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है, लेकिन पंजाब की स्थितियां कुछ ऐसी थीं 87 से लेकर के 91 तक 5 वर्ष तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और चूंकि ये संविधान के विरुद्ध हो रहा था, क्योंकि संविधान में 3 वर्ष का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में इस विशेष स्थिति के लिए भारत के संविधान में 68 मतलब कि 68वां संविधान संशोधन किया गया। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन दोनों हाउस में अगर 2 माह के अंदर पारित हो गया तो ये 6 महीना तक और इस तरीके से करते हुए इसको मैक्सिमम 3 साल तक ले जाया जा सकता है। लेकिन प्रावधान ये भी है कि 1 वर्ष के बाद इसको तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब 2 बातें हो रही हों। पहला तो ये कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में 352 का प्रयोग हो रखा हो, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल लगी हो, और चुनाव आयोग, दूसरा ये कि चुनाव आयोग ये सिफारिश दे, ये बात कहे कि उस राज्य में अभी चुनाव की स्थितियां नहीं बनी हुई हैं, तभी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद आगे और मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और 5 वर्ष के विषय में बता दिया आपको कि 68वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन सी को देखें। नगर प्रशासन का प्रावधान किया गया। ये भारत के संविधान के 74वें संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा किया गया था और भारत के संविधान में
जो आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, उसको शामिल किया गया था। ऑप्शन डी को देखें, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा आपको पता है कि डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में था, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए भारत के संविधान में 86वां संशोधन 2003 में किया गया और शिक्षा को मूल अधिकार बनाते हुए उसे अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। 21A में शामिल किया गया। इसके साथ ही 86th अमेंडमेंट के द्वारा मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51K के तहत। तो बाकी ऑप्शन भी आपके सामने आ गए और इस सवाल का सही जवाब बी था कि दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अनुच्छेद 368 में संशोधन किस संशोधन प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है? मतलब संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, उसमें अगर संशोधन होगा तो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? तो इसका सही उत्तर है राज्यों के अनुसमर्थन से। जो संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा ही ये संशोधित हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ कर दें यहाँ पर कि संविधान संशोधन की ये जो तीसरी व्यवस्था है, इसमें विधेयक को पहले, संविधान संशोधन विधेयक को पहले दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। पारित होने के बाद इसको विभिन्न राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। अगर कम से कम आधे राज्यों ने इसको अपना अनुसमर्थन दे दिया, तब फिर इसको अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट राज्यों के अनुसमर्थन की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6, 97 संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज शब्द को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो सबसे पहले इसका सही उत्तर ही जानते हैं हम लोग, और इसका सही उत्तर है 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बाकी में क्या कुछ है एक बार रिकॉल कर लें हम लोग। 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बी को देखें, 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी, इसमें है शांतिपूर्ण शस्त्रहीन सम्मेलन की स्वतंत्रता। और डी में है संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है सी, और बाकी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 से जुड़े हुए अन्य स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें क्या प्रोविजन है मैंने आपको बता दिया है या यूं कहें कि आपको रिकॉल करवा दिया है। नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है पुलिस। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। तो यहां पर सही उत्तर है डी, पुलिस जो है ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित नहीं किया गया है, और पुलिस राज्य सूची का विषय होता है। तो जिन 5 विषयों को ट्रांसफर किया गया था उसमें 3 आपके सामने, ए, बी और सी आपके सामने है। इसके अलावा जो चौथा विषय था वो था वन, फॉरेस्ट, और 5वां विषय वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण। तो शिक्षा, न्याय का प्रशासन, मापतौल, वन और वन जीवों का संरक्षण, ये 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किए गए थे। ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि कौन कौन सा किया गया था या ये विषय कहाँ है, किस सूची में है। तो शिक्षा, न्याय का प्रशासन, मापतौल, वन, वन जीवों का संरक्षण, ये सब आज की तारीख में समवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में 1949 में किसने इंडिया नाम के स्थान पर भारतवर्ष रखने का प्रस्ताव रखा था? दरअसल ये क्वेश्चन कोई संविधान में संशोधन से संबंधित नहीं है, लेकिन इन दिनों इंडिया भारत का बहस जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन अचानक मेरे दिमाग में आया और मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि निश्चित तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जान लें। इसका सही उत्तर है सी, HD कामत, HD कामत, सी। इसमें और कुछ बताने के लिए फिलहाल मेरे पास नहीं है कुछ, क्योंकि संशोधन से जुड़ा हुआ ये था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर 9,
निम्नांकित में से कौन सा संशोधन संसद के विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी द्वारा संशोधित नहीं होगा? विशेष बहुमत द्वारा संशोधित नहीं होगा, इसका मतलब कि बाकी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होगा। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना। तीसरा व्यवस्था राज्यों का अनुसमर्थन, तो विशेष बहुमत के बाद राज्यों का अनुसमर्थन, यहां राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दोनों हाउस में विशेष बहुमत की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी, 7वीं अनुसूची में संशोधन। 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है तो ये भारत के संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है, और संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो वो राज्यों के अनुसमर्थन से ही संशोधित हो सकता है। और भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचा को ही स्पष्ट करता है, क्योंकि 3 सूचियों का बात, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के अधिकारों की बात इसी अनुसूची में की गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, जबकि मूल अधिकार में संशोधन और नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन विशेष बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होगा। तो सही उत्तर है इसका सी। नंबर 10, केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% करने का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया? सबसे पहले सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, 91st अमेंडमेंट 2003। दरअसल भारत के इस मूल संविधान में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या के संदर्भ में कोई स्पष्ट बात नहीं किया गया था कि इसका अधिकतम संख्या कितना होगा। नतीजा यह होता था कि अलग अलग सरकारों में इसकी संख्या बहुत वैरी करती थी, कभी ज़्यादा कभी कम, और कई बार ये विशाल रूप ले लेता था, जंबो कैबिनेट के रूप में आता था, और सरकार के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर अनावश्यक आर्थिक दबाव बढ़ता था। इसीलिए इसको सीमित करने का बात लंबे समय तक चला, और अंततोगत्वा 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा विधायिका के लोअर हाउस में, मतलब संसद के लोकसभा में, और विधानमंडल के विधानसभा में उसकी कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम 15% करने का प्रावधान किया गया। हालांकि राज्य विधानसभा के संदर्भ में यह भी प्रावधान है कि मैक्सिमम 15%, लेकिन मिनिमम ये 12 होना चाहिए। तो संसद के केस में मैक्सिमम 15%, राज्य विधानसभा के संदर्भ में मैक्सिमम 15% बट नॉट लेस देन 12। ये व्यवस्था किया गया 91st अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। अब बाकी संशोधन को हम लोग देख लें। 94 संशोधन ये 2006 में किया गया है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो व्यवस्थाएं हैं उसी के तहत इसको संशोधित करते हुए भारत के 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। भारत के 4 राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। ये जो 4 राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां पर जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी को देखें, 92nd अमेंडमेंट 2003, ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, जहां की विभिन्न भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, उनके विषय में प्रावधान है, उसी से संबंधित है। और इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में अंतिम 4 जो अभी तक हैं 22, उसमें से अंतिम 4 संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इन 4 भाषाओं को शामिल किए जाने के बाद 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 मतलब 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी को शामिल किया गया था। और फिर 71st अमेंडमेंट 1992 के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। तो मूल संविधान में 14, 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 71वें 71st अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, और फिर 92nd अमेंडमेंट के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को।
तो इससे जुड़ा हुआ और जो संशोधन था भाषा से जुड़ा हुआ 21वां, 71वां और फिर आपका 92वां संशोधन, ये आपके सामने आ गया। अब यहां देखिए 99th, ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था, जो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम करता। अगर ये लागू होता तो भारत में कोलेजियम व्यवस्था फिलहाल लागू है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण का काम करता है, लेकिन 99th अमेंडमेंट 2014 के द्वारा NJSC मतलब कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। आगे किसी क्वेश्चन में फिर से ये आएगा, वहां पर इसकी संरचना भी हम NJSC का आपको बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। आराम से ऐसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट को पढ़िएगा, उसके विषय में सोच लीजिएगा, फिर आंसर करने की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। देखिए यहां पर लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, हालांकि इसको भी अगर मान के चलेंगे तो, लेकिन ऑप्शन जो बनाया गया है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए संशोधन नहीं कर सकती है, किसी भी मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। नहीं को हटा दीजिए, कर सकती है, इसको रहने दीजिए, संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे चर्चित और हिस्टोरिक डिसीजन वाला केस रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक किसी भी केस का निर्णय 13 जजों के पैनल ने नहीं दिया है। इस पर निर्णय 7 और 6 के रेशियो में हुआ था और ये भारत का सबसे चर्चित केस रहा है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। लेकिन फिर से क्वेश्चन कि किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, पढ़िएगा, नहीं को प्लीज इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल समझ लीजिए इसको। अब अगर हम लोग बात करें किसी भी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, यही इसका जड़ है। तो केशवानंद भारती केस में निर्णय दिया गया था कि वो मूल अधिकार में संसद को संशोधन का तो अधिकार है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचा सकती है, मूल ढांचे को संशोधित करके उसको खत्म नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है, ठीक है, मतलब ये सही नहीं है। अब दूसरा को देखें, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। यहां पर यह बात जान लें कि ज्वाइंट मीटिंग सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर होता है, संसद के केस में होता है। राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक पर भी ज्वाइंट मीटिंग नहीं होता है। सिर्फ इतना बात फिर दोहरा दें कि याद रखिएगा कि ज्वाइंट मीटिंग या संयुक्त अधिवेशन जो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संसद में साधारण विधेयक पर होता है, अन्य किसी पर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन 2 भी गलत है। अब हम लोग देखें कि कहां हमको चूज करना है। तो ऑप्शन डी को देखिए, दोनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों गलत हैं, ठीक है। और अगर हम लोग उसको नहीं को लेके चलते तो यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसको जस्टिफाई कर पाता, इसलिए उसको प्लीज नहीं को हटा लीजिएगा, ये मान के चलिए आप प्लीज। नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ये लाइन भी याद है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, ये अपने आप में गलत हो जाता है। और साथ ही ऐसे संशोधन को सदन में, किसी भी सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो 1 नंबर ये गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 को देखें, यदि संशोधन संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन लाने से संबंधित है, तब यह संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन से ही होता है, ठीक है। तो 2 नंबर सही है। अभी थोड़ी देर पहले किसी सवाल के जवाब में हम बताए थे कि अगर संघीय व्यवस्था से संबंधित है, 7वीं अनुसूची वाले शायद जवाब में बता रहे थे आपको, तो ये 2 सही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग ऑप्शन की ओर जाएं तो ए में केवल 1 जो कि गलत है,
तो बी सही होगा, केवल 2। तो 12 का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संशोधन संभव है? निम्नांकित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संशोधन संभव है? इसका मतलब कि संविधान संशोधन का तीसरा प्रक्रिया कहां कहां अपनाया जाएगा। तो 3 व्यवस्थाएं हैं संशोधन का। बेसिकली पहला वाला को जो साधारण बहुमत से संशोधित होता है उसको संशोधन माना ही नहीं गया है, क्योंकि उसको अनुच्छेद 368 से अलग रखा जाता है। लेकिन उसके भी कुछ उदाहरण हैं, तो बेहतर यह होगा कि पहले तरीके से जो संविधान में संशोधन होने वाले उदाहरण हैं उसको आप नोट कर लें। जैसे कि साधारण बहुमत से जिसका संशोधन होगा उसमें है एसटी एससी का संरक्षण। अगर एसटी एससी के संरक्षण के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई संविधान में बदलाव करना है तो साधारण बहुमत से होगा। चुनाव संबंधी कोई व्यवस्था करनी है तो साधारण बहुमत से होगा। नागरिकता से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसमें भी अमेंडमेंट जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा। किसी राज्य का निर्माण करना हो, उसका नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, साधारण बहुमत से होगा। विधान परिषद का गठन या समापन करना हो तो साधारण बहुमत से। तो यहां पर आपके ऑप्शन 4 में विधान परिषद का गठन या समापन भी लिखा हुआ है। इसके अलावा संसद का कोरम मतलब कि गणपूर्ति, तो 2 नंबर में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अगर कोई प्रावधान हो तो वो भी साधारण बहुमत से होगा। तो साधारण बहुमत का 2 एग्जाम्पल आपका, एक में संसद में राज्यों संसद की गणपूर्ति, 2 में, और 4 विधान परिषद का गठन या समापन। ये ऐसे विषय हैं जो कि साधारण बहुमत से होंगे। अब ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर सही उत्तर इसका कौन कौन सा हो जाएगा कि अनुसमर्थन से ही संशोधित हो सकता है। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब कि अनुसूची 4 की बात हो रही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करता है। तो ये 1 नंबर। और फिर 3 नंबर, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बात है तो संघीय ढांचा से संबंधित हो जाएगा। तो 1 और 3 जो हैं वो अनुसमर्थन से ही संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जो इसके अलावा भी कुछ और चीजों को अगर आप चाहें तो नोट कर लें जो कि राज्यों के अनुसमर्थन से ही संबंधित हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई व्यवस्था में बदलाव करना हो, मतलब आर्टिकल 54, 55 इसको अमेंड करना हो तो राज्यों के अनुसमर्थन से होगा। संघीय कार्यपालिका से संबंधित कोई व्यवस्था में बदलाव करनी हो, मतलब आर्टिकल 70 से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो ये राज्यों के अनुसमर्थन से होगा। 7वीं अनुसूची का हम पहले आपको बता चुके हैं। संविधान में संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है 368 उसमें होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर कोई बदलाव करना हो तो वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होगा। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसी व्यवस्था के द्वारा होगा। संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति जो ऑप्शन में भी है आपका, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं और ऐसी स्थिति में ये राज्यों के अनुसमर्थन से ही होंगे। और रेस्ट इन दोनों के अलावा जो भी बचता है वो विशिष्ट बहुमत से ही संशोधित होते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के विषय में भी क्वेश्चन था। तो सारे एग्जाम्पल कमोबेश आपके सामने आ गए हैं कि साधारण बहुमत से कौन सा संशोधन होगा जिसको कि वास्तव में संशोधन माना ही नहीं जाता है। दूसरा वाला जो प्रक्रिया है विशिष्ट बहुमत से, ये मुख्य रूप से भारत में इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरी वाली व्यवस्था है विशिष्ट बहुमत, ये अमेरिका के माफ कीजिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, साधारण बहुमत वाला ब्रिटेन से। और जो तीसरी व्यवस्था है ये भारत का अपना मौलिक विशेषता है या व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संबंध में किसने कहा था लचीलेपन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है? तो इसका सही उत्तर पहले जान लेते हैं। किसने कहा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीलेपन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है? सही उत्तर है इसका केसी वियर, मतलब ऑप्शन डी। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संशोधन की प्रक्रिया यह सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक
स्वीकार्य भाग है, मतलब इसको सब लोगों ने स्वीकार किया था, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं। जबकि फाइनर का कहना यह है कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान का मौलिक उपबंध है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान का मौलिक उपबंध है। माफ कीजिए, थोड़ा खांसी हो रखा है। तीसरा, पंडित नेहरू, इनका स्टेटमेंट हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जिसमें इन्होंने कहा था, आज पूरी बात बता दें आपको, कि संविधान को परिवर्तनशील होना भी आवश्यक है, यद्यपि उसमें अस्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि यदि संविधान को अत्यधिक कठोर एवं अस्थायी बना दिया जाए तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो मतलब संविधान में संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। मोटे तौर पर पंडित नेहरू ये बात कह रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, यदि संघीय व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित संशोधन विधेयक संघीय व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है तो उसे कितने दिनों में अनुसमर्थित मतलब रेटिफाई करना होगा? सीधा आंसर पर आते हैं। इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस आधार पर संविधान संशोधन व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि अगर राज्यों के पास भेजा जाता है उनके अनुसमर्थन के लिए तो टाइम का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, लिहाजा विधानमंडल इसको विलंब करके और जो संशोधन संबंधी नीति है उसको ही समाप्त कर सकता है। तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नंबर 16, दल बदल से संबंधित 52वां 52nd संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? इसका सीधा उत्तर हम आपको बताते हैं। सीधा उत्तर है इसका सी मतलब 1 और 3। तो 1 में क्या है? अनुच्छेद 101 और 102, और 3 में है अनुच्छेद 190 और 191। 101 में जो बातें हैं वही 190 में है। 101 में यह है कि दोहरी सदस्यता के आधार पर स्थान रिक्त हो जाएगा, मतलब एक ही साथ दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा के नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं हो सकते हैं। और 102 और 191 यहां पर अयोग्यता के संदर्भ में, डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 52nd अमेंडमेंट, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून से संबंधित है, उसके तहत इन अनुच्छेदों को अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाद में मतलब केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए संविधान संशोधनों पर लागू होगा? सीधा उत्तर पहले जाने। सीधा इसका सही उत्तर यह है कि सी, वामन राव बनाम भारत संघ, वामन राव वर्सेस इंडियन यूनियन। ये 1981 का केस है जिसमें कि ये निर्णय सुनाया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस बहुत बार सुन चुके हैं, गोलकनाथ पहले भी बहुत बार आ गया है। एक नया केस आपके सामने है तो उसको जरूर जान ले, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये 1975 का केस है और ये बड़ा चर्चित केस रहा है अपने समय का भारत में। इसका जो मुख्य बात यहाँ संशोधन से संबंधित है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसमें ये प्रावधान था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए। 39th अमेंडमेंट को असंवैधानिक करार दिया गया था और उसमें यह व्यवस्था कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाएगा। इसी से संबंधित ये केस था जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाने का काम किया था। नंबर 18, निम्न में से किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष निम्न में से किस विधेयक को, पढ़िएगा इसको, किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन को देखें, धन विधेयक, वित्त विधेयक। धन विधेयक आप ये जानते हैं कि राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, पूरा का पूरा अधिकार फिर धन विधेयक पर लोकसभा का ही होता है या राज्य विधानमंडल में विधानसभा का ही होता है। तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने की इसकी आवश्यकता है नहीं। वित्त विधेयक सिर्फ प्रस्तुतिकरण, इसका
धन विधेयक के समान होगा, मतलब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा या विधानसभा में रखा जाएगा, लेकिन बाद में इसको पारित होने की जो पूरी व्यवस्था है वो साधारण विधेयक की तरह है। तो ए और बी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ए और बी नहीं है तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में ए और बी दोनों है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित होना होगा, क्योंकि पहले वाले साधारण बहुमत वाले को लिटरली संशोधन माना नहीं जाता है। तो दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत से पारित होना होगा, क्योंकि पारित नहीं होगा तो ये खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पर दोनों सदनों में मतभेद और मतभेद के बाद संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 19, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित हुई? आराम से सुनिए कि मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है वो किस संविधान संशोधन के बाद सामने आया। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है इसका डी, 24th अमेंडमेंट के द्वारा। 24th अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें कि संसद में इसको पारित करके यह व्यवस्था कर दिया गया था कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। जिसके के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर ऐसा होगा तो आधारभूत ढांचे को भी, मतलब आर्टिकल 32 और वैसे अन्य प्रावधानों को भी, जिसको कि बाद में न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर देखा, उसको भी समाप्त कर सकती है। तो 24वें संविधान संशोधन के बाद ही भारत में आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास हुआ। 17वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा 31A के विषय में हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, एक लाइन में सिर्फ यहां कि जमींदारी व्यवस्था और संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित था। तो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 31A में और संशोधन किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि निजी खेती के अधीन अगर कोई भूमि है और उसका अधिग्रहण करना हो तो यह अधिग्रहण तब तक, मतलब निजी खेती भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं हो सकता है जब तक के लिए उसका कॉम्पनसेशन बाजार मूल्य के आधार पर न दे दिया जाए। तो 17वां संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में 24वां 25वां संशोधन सब एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, उसमें 17वां का भी नाम आ जाता है। खैर, 22वां संशोधन, मेघालय को असम राज्य से अलग करके भारत का राज्य बनाया गया। और जो आपका 23वां संशोधन है, हालांकि आज की तारीख में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये 1969 में हुआ था। 22वां संशोधन भी 1969 में ही हुआ है, याद रखिएगा। हालांकि पिछले का वीडियो में हम बता चुके हैं इस चीज़ को। 23वां संशोधन जो है, जैसा कि मैंने कहा कि आज की तारीख में इसका यूज नहीं है, लेकिन ये ST SC और एंग्लो इंडियन को विधायिका में 10 वर्षों का आरक्षण देने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में संशोधन का अर्थ है। संविधान में संशोधन का अर्थ है संविधान में परिवर्धन, मतलब कि अमेंडमेंट, संविधान में परिवर्तन मतलब परिवर्तन, और संविधान में निरसन मतलब रिपील, ये तीनों ही। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त तीनों। नंबर 21, किस केस में यह निर्णय दिया गया था कि संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है? निश्चित तौर पे आप इस सवाल का जवाब जान रहे हैं, क्योंकि यह हर केस कहीं ना कहीं आपके सामने वीडियो में आ रखा है। इसका सही उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, जो कि 1967 का केस था। मिनर्वा मिल केस में केशवानंद भारती के निर्णय को ही वापस दोहराया गया था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, लेकिन मूल ढांचे को वो क्षतिग्रस्त नहीं कर सकती है, उसको समाप्त नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद में फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, वो पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित कौन सा संशोधन है? ये सब संशोधन के विषय में जान लेंगे हम लोग, तो सब इंपॉर्टेंट संशोधन भी इसमें समाहित हो जाएगा। सबसे पहले इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है डी, 100वां संशोधन, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि संबंधी जो समझौता हुआ वो 100वां संशोधन उससे संबंधित है। 98 2013, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लें। हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस संशोधन के द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल को और अधिकार प्रदान किया गया था।
तो 98 इससे संबंधित है। 97th अमेंडमेंट पहले आ चुका है, कोऑपरेटिव शब्द को जोड़ा गया था इसमें। और 99th जो हम बताए थे आपको, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल से संबंधित, ठीक है, जिसको कि 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। NJAC जो होता उसमें 6 सदस्य होते। इन 6 सदस्यों में, चूंकि NJAC को लेकर के काफी बहस हुआ है पिछले मतलब कुछ दिनों पहले, ठीक है, तो NJAC अभी भी लाइमलाइट में है, इस पर लगातार चर्चा होते रहता है, तो इसको जान लेना बेहतर होगा। NJAC में 6 सदस्य होते, जिसका एक अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते, मतलब एक अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते, तो 2 1 3। जो चौथा सदस्य होता वो एक केंद्रीय विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर होते, और 2 जो होते वो प्रख्यात व्यक्ति होते, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, महिला वर्ग या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से होते। तो एक चीफ जस्टिस, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जस्टिस होंगे सो, एक विधि मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति। यहां पर यह भी जान ले कि जो 2 प्रख्यात व्यक्ति का नॉमिनेशन होता, उनको नॉमिनेट करने के लिए एक कमिटी बनती। उस कमिटी में 3 लोग होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हालांकि इंडिया बोलने से भी अब तो आने वाले दिन में हो सकता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ही बोलना पड़े, भारत का प्रधानमंत्री ही बोलना पड़े, इंडिया और भारत का जो विवाद चल रहा है उसको ध्यान में रख करके। तो खैर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये 3 उस समिति के मेंबर होंगे, जो कि NJAC के 2 प्रख्यात लोगों को नॉमिनेट करेंगे। तो बाकी ऑप्शन के विषय में भी आपको जानकारी हो गई। नंबर 23, 2009 में हुए किस संशोधन के द्वारा ST/SC को लोकसभा में आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक दिया गया था, मतलब वो खत्म हो गया, जिसके बाद ST/SC को और आगे आरक्षण प्रदान करने के लिए 104वां संशोधन किया गया और 2030 तक उनके आरक्षण को विधायिका में बढ़ाया गया। इससे संबंधित, मतलब कि 2020 तक आरक्षण दिया गया था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एंगल दिया गया है, 104वां भी आपके सामने आ रहा है और साथ ही साथ 95th अमेंडमेंट भी आ रहा है, जो इसी से संबंधित है और ठीक पहले का है। तो 95th अमेंडमेंट इसका सही उत्तर है। 95th मतलब कि B इसका सही उत्तर है। अब ऑप्शन बाकी देख लें। 96 संशोधन ये 2011 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा को ओडिया किया गया, उड़िया को ओडिया किया गया या ओडिया किया गया, तो 96 संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी को देखें, 101वां संशोधन 101st अमेंडमेंट, इसके द्वारा ये 2004 में हुआ है, GST को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो A, B और C तीनों आपके सामने हैं और इस सवाल का जवाब है B। अब देखें 24 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सबसे पहले यह जान लें कि पहली बार 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 2016-17 तक 7 बार इसका पुनर्गठन किया गया, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय जनजाति, अनुसूचित जनजाति के समान संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। जैसा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उस तरीके से इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन पहली बार 1993 में ही इस तरह के आयोग का गठन किया गया। 7 बार इसका पुनर्गठन किया गया, लेकिन अंततोगत्वा 102वां संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 24 का सही उत्तर है C। बाकी आप जान रहे हैं, 100 का बात कर चुके हैं, 101 का बात कर चुके हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में। 103 यहां पर है तो इसको देख लें। 103वां संशोधन 2019 में हुआ है और इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान
कि अनुच्छेद 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट्स में है उसको अमेंड किया गया। 15 के तहत 15 क्लाउज 6 या 6 जोड़ा गया और 16 क्लाउज 6 जोड़ा गया या 6 जोड़ा गया। और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा अनारक्षित वर्ग के जो अनरिजर्व श्रेणी के लोग थे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसको हम लोग EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो 103वां संशोधन EWS से संबंधित है, जो कि 14 जनवरी 2019 से लागू हो रखा है। और अब इसका आखिरी क्वेश्चन, जितने ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको बताया है, कमोबेश सारे इंपॉर्टेंट जो संशोधन है वो आपके सामने आ चुके हैं और बाकी जानकारियां भी आपको अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये आखिरी संशोधन है और सीधा इसका उत्तर पर आते हैं। इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से, SEBC, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये उसी से संबंधित है। और 105वां संविधान संशोधन का संबंध 102वां संशोधन से है, जिसमें प्रावधान था कि प्रावधान है कि राज्य सरकारों के पास SEBC मतलब कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पहचान का अधिकार नहीं है। मतलब ये काम राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था सो करता। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की शक्तियों को सीमित किया गया और बताया गया कि ये राज्य सूची पर लागू नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि SEBC मतलब कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको निर्धारित करने का अधिकार अब राज्यों के हाथ में ही है। मतलब कि राष्ट्रीय आयोग से इनको इस संदर्भ में परामर्श की जरूरत नहीं है। या हम लोग ऐसे कहें कि 105वें संशोधन के द्वारा SEBC की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की जो शक्ति है सो वापस मिल गई। अगर अभी बिना समझ में आया हो तो इसको और ऐसे समझे कि 102वां जो संशोधन था उसके तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 102वां संशोधन, मैंने बताया कि 105 का संबंध 102 से है। 102वां संशोधन के द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 338B जोड़ा गया और 338B, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जबकि एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 342A। 342 में आप सब जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है, उसमें जोड़ा गया 342A और इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। मतलब जैसे SC और ST के लिए प्रोविजन है 341 में SC के लिए, 342 में ST के लिए, ठीक उसी तरीके से 342A में SEBC सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल के परामर्श से करेंगे। तो 105वां संशोधन का संबंध है ऑप्शन ए से। यहां पर एक चीज और जान लें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्य होंगे जिनको कि अब संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। इन 5 सदस्य में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 3 सदस्य होंगे और इन सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी सदस्यों का जो सेवा शर्त वगैरह है ये सब राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो संविधान संशोधन से संबंधित पिछले वीडियो और आज के वीडियो को मिलाकर के लगभग सारी बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो हो सकता है दोनों को मिलाकर के काफ़ी आपको लंबा लगे, लेकिन अगर सही करना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पे किसी भी एग्जाम में आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो वीडियो को आप पूरा देख चुके हैं तो आप इसके बाद आकलन कीजिए कि क्या आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं या फिर नहीं है। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।